हे हाय हेलो एवरीवन। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अगर हम देखें तो ये दूसरा बैंक है जो करंट लेवल पे थोड़ा सा बेटर लगता है। सूर्योदय को हमने डिस्कस किया, अच्छे रिजल्ट थे, सॉलिड गाइडेंस है उस बैंक की। एंड उत्कर्ष का भी अगर हम देखें तो रिजल्ट ठीक ठाक थे। ग्रॉस एनपीए में ऑफकोर्स इनका प्रॉब्लम था। 2.5 का ग्रॉस एनपीए बढ़ करके 2.8% तक हो गया था। लेकिन उससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बहुत बड़ा हिट देखने को हमको नहीं मिला। पैट ग्रोथ अच्छा आया था बैंक का इस क्वार्टर में। इनफैक्ट इन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजन भी और ज्यादा क्रिएट करी थी। तो बैंक फ्यूचर की कोई अनसर्टेनिटी है उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। करंट में मैनेजमेंट का ऑफकोर्स वो कहना था कि थोड़ा सा कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से ग्रॉस एनपीए बढ़ गया। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट एनपीए को लेकर के कैसा गाइडेंस देता है, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के कैसा गाइडेंस देता है, एंड क्या ग्रोथ वगैरह के गाइडेंस को बैंक ने घटाया है या नहीं। सो इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ में देखेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इस बैंक के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब वही लोन बुक की अगर हम बात करें तो सॉलिड ग्रोथ थी। 31% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ था बैंक का। डिपॉजिट बुक अगर हम देखें तो 30% पे ग्रो हुआ था वाई वाई बेसिस में। एंड इससे हुआ क्या है कि जो इनका सीडी रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो इनका कम हो गया, मतलब बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर में इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलमोस्ट 93% था। इस क्वार्टर में ये बढ़ करके 94% हो गया। तो ये 1% का इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज इनका अगर आप लोन बुक का ग्रोथ देखोगे तो वो 30% रहा, डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ है वो 30% रहा। तो दोनों की ग्रोथ में क्योंकि गैप रहा, इसीलिए इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी बढ़ गया, जो कि 94% हो गया है। ऑफकोर्स आरबीआई की तरफ से प्रेशर है हर एक बैंक को कि आपको अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके लिए आपको ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी आप करिए, लेकिन अपने डिपॉजिट बुक की ग्रोथ को आप सस्टेन करिए, डिपॉजिट बुक को एक अच्छे लेवल तक लेकर के आइए। तो उत्कर्ष का वैसे अगर आप बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करोगे, जिसमें आपका सूर्योदय बैंक आता है, इक्विटास आता है, जीवन आता है, तो एटलीस्ट, या ईसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अगर हम इंक्लूड करें तो एटलीस्ट उन बैंकों से इस बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के टर्म्स में। 100 से नीचे का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। धीरे धीरे ये बैंक का गाइडेंस भी है, आगे चल के इसको हम और इंप्रूव करेंगे। इस क्वार्टर में ऑफकोर्स थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को मिला है। देन Q1 हमने बार बार देखा है कि सीजनली वीक होता है हर एक लैंडिंग बिजनेस के लिए। तो उत्कर्ष भी वही कह रहा है कि थोड़ा सा वीक था ये क्वार्टर, एंड इसकी वजह से हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम पड़ा। बिकॉज दो बड़े इवेंट और थे, आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था, और क्योंकि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है, जो कि इनके टोटल बुक का ऑलमोस्ट 65% है आज के टाइम पे भी, बाकी का 35% सिक्योर्ड बुक है। तो बैंक बोल रहा है कि वो जो 65% है हमारे टोटल बुक का माइक्रो फाइनेंस, उसमें कलेक्शन के लिए अभी भी हमें फिजिकल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड लेवल पे जाके कस्टमर से मिलना पड़ता है लोन की रिकवरी के लिए। बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें फिर भी डिजिटल कलेक्शन आ जाता है, लेकिन उस वाले पार्ट के लिए ग्राउंड मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि इलेक्शन की वजह से लिमिटेड थी Q1 के अंदर। एंड उसका वजह से हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर इंपैक्ट हुआ। देन बैंक कह रहा है कि एक अच्छा पार्ट ये है कि इतने चैलेंजिंग क्वार्टर में भी हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है लोन बुक का, वो 3 से 4% के बीच में है। तो एक्चुअली अगर हम इस पूरे Q1 को रिवाइंड करें तो आपको हार्डली कुछ ऐसी एनबीएफसीज या बैंक दिखेंगे जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे लोन बुक का ग्रोथ आया है। एक तो ऑफकोर्स हमको सीए ग्रामीण दिखता है जिसका थोड़ा बहुत ग्रोथ था। देन उसके साथ में आपका 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, एसबीएफसी फाइनेंस है। तो ये 2-3 कंपनीज हैं जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है, या फिर एटलीस्ट एक 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 फ्लैट नंबर देखने को मिला है। वरना बाकी अगर आप कंपनीज को देखोगे तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे जो लोन बुक है, जो एयूएम है, वो डी ग्रो हो गया। तो उत्कर्ष कह रहा है कि क्योंकि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 3 से 4% की ग्रोथ आई है लोन बुक के अंदर, तो इसको लेकर के अब हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि पूरे साल का जो हमने गाइडेंस दिया है उसको हम अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ। देन बैंक कह रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सो इन सारे स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे बैंक को थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा कलेक्शन को लेकर के या रीपेमेंट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। देन बैंक का कहना है कि अभी हम लगातार चीजें असेस कर रहे हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंस की तरफ से भी एक रेगुलेशन चेंज किया गया है इस क्वार्टर में, कि कोई भी बोरोवर जो है उस पर्टिकुलर बोरोवर को कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन नहीं देगी जिसका टोटल एक्सपोजर जो है वो 2 लाख से ज्यादा है, मतलब वो 2 लाख से ज्यादा का लोन ले चुका है। दूसरा रेगुलेशन क्या लाया कि कोई भी एक बोरोवर अगर ऑलरेडी 3-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहा है
तो उसको कोई जो फिफ्थ माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो उसको लोन ऑफर नहीं कर सकती। तो ये दो रेगुलेशन निकाले हैं माइक्रो फाइनेंस की बॉडी ने। क्यों ऐसा लाया है? बिकॉज ऑफ कोर्स जो चीजें चल रही हैं, हमने फ्यूजन के साथ में एक बहुत बड़ा केस देखा है अभी, उनका लगातार बहुत हाई पेस पे उनका एनपीए बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बहुत हाई पेस पे घटता जा रहा है। तो लेंडिंग बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क यही है, जब अच्छा साइकिल चल रहा होता है तो इन्वेस्टर को भी लगता है और बैंकर को भी लगता है कि मेरा प्रॉफिट तो मतलब मल्टीफोल्ड ग्रो होता जा रहा है। लेकिन एक एरिया अगर आपके लिए खराब हो जाए, जैसे फ्यूजन के लिए पंजाब का एरिया खराब होना स्टार्ट हुआ, तो मतलब बैंकर आइडिया भी नहीं लगा सकता कि कितनी तेजी से उसके एनपीए बढ़ेंगे। बिकॉज फ्यूजन का अगर आप 2 क्वार्टर पहले का उनका कमेंट्री सुनोगे तो मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि पंजाब वाला मैटर हमने ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर दिया है, हमने प्रोविजनिंग कर दी है, अब हमारा फोकस बाकी की ग्रोथ के ऊपर है। एंड इनफैक्ट FY25 के लिए उन्होंने काफी सॉलिड गाइडेंस भी दिया था। आज अगर आप फ्यूजन की हालत देखोगे तो बहुत ज्यादा खराब है, कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, मतलब रिकवरी तो हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट न्यू एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के, और उनको पता भी नहीं लग रहा है कि कितना ज्यादा प्रोविजनिंग हमको करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। सो बहुत बुरी सिचुएशन में है। एंड ऐसे सिचुएशन वाले लेंडर से आप ऑफकोर्स ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अभी तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरीके की स्टेबिलिटी लेके आई जाए बिजनेस में। इसीलिए लैंडिंग बिजनेस बहुत ज्यादा सिक्लिकल बिजनेस होता है एंड क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि एसेट क्वालिटी में कैसा ट्रेंड है। सिर्फ एनपीए ही नहीं, हमको उससे पहले के बकेट्स भी देखने हैं, जो DPD1 है, DPD2 है, कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ये एक्चुअली आरबीआई ने मैंडेटरी किया है सारे लैंडिंग बिजनेसेस को। आई थिंक पिछले 6-7 साल में जो इतने सारे फ्रॉड्स हुए हैं, उसके बाद आरबीआई ने ये मैंडेट किया है कि आपको ये सारे बकेट्स भी शेयर करने अपने रिजल्ट में, जिससे इन्वेस्टर को ऑलरेडी आइडिया लगे कि आपके एनपीए का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो वो सारे बकेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से हमको आइडिया लग सकता है कि फ्यूचर एनपीए बढ़ने का कितना चांस है एक पर्टिकुलर लेंडर का। तो बैंक वही कह रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है माइक्रो फाइनेंस बॉडी ने, इससे थोड़ा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ग्रोथ के ऊपर 3-4 महीने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो हमने गाइडेंस दिया है अपने माइक्रो फाइनेंस बुक की ग्रोथ का 20% का, उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है इस साल हम 20% का ग्रोथ उसमें अचीव कर लेंगे। जो इनका मॉर्गेज वाला बिजनेस है और कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है, उसमें भी थोड़ा बहुत एनपीए का प्रॉब्लम आया है। एंड बैंक कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो जो एनपीए हुए थे इनके पास्ट में, क्योंकि ये सिक्योर्ड बुक है, तो किसी की प्रॉपर्टी इनके पास में थी या किसी का 4 व्हीलर 2 व्हीलर इनके पास एज अ कोलेटरल पड़ा हुआ था, तो उस पे पोजेशन के लिए जो राइट चाहिए होता है कोर्ट का, उसमें थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा सा डिले हुआ। तो वो भी एक थोड़ा सा पेंडेंसी चल रही है बैंक मतलब बैंक के लिए, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा थी इलेक्शन की वजह से Q1 में। सो ग्रॉस एनपीए इनका हम देखें तो 2.8% के आसपास आ गया, 2.5% थे। एंड नेट एनपीए कंपनी का ऑलमोस्ट उतना, ये नेट एनपीए में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक का बढ़ करके 2.7% चला गया है। अब ये जो 2.7% का इनका क्रेडिट कॉस्ट है, इसमें फ्लोटिंग प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हैं। अगर हम इसमें फ्लोटिंग प्रोविजंस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़कर कम होकर के 2.2% हो जाता है। मतलब नेट लेवल पे अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखो तो 2.2% है बैंक का। लेकिन बैंक क्योंकि अपने आप को फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर आपको याद हो तो 3 क्वार्टर पहले जो हमने इनका कॉन कॉल का डिस्कशन किया था, उसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हमको किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए हमारे मॉडल में। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल प्रॉफिट डिलीवर करे। हम कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं लेना चाहते अपने पीएनएल के ऊपर, कि कोई एक बड़ा साइकिल टर्न हुआ और एकदम से हमारे एनपीए बढ़ने लग गए। तो इसलिए बैंक लगातार फ्लोटिंग प्रोविजन करते जा रहा है, कि कल को अगर कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आता भी है तो उनके पास ऑलरेडी प्रोविजन हो। सो ये इनका विजन है। तो बैंक कह रहा है कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हमारा अगर आप देखोगे तो 2.2% है। एंड क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, तो हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था FY25 का 2% का, उसको हमने मेंटेन रखा है। सबसे पॉजिटिव चीज है ये। किसी भी लेंडर्स की मैनेजमेंट से अगर आप सुनते हो कि वो क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बहुत इनका बकेट्स बढ़ा है, थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए भी बढ़ा है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रॉस एनपीए क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर हमने दिया था उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। पूरे ईयर एंड लेवल पे हमारा क्रेडिट कॉस्ट वही रहने वाला, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो इनका सिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो है, उसमें इन्होंने एमएसएमई वाले प्रोडक्ट्स में एंड जो इनका हाउसिंग लोन का प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा यील्ड बढ़ाया है। 20 बेसिस पॉइंट से लेकर के 75 बेसिस पॉइंट के बीच में इन्होंने यील्ड इंक्रीज किया है।
एंड डिपॉजिट बुक की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रिटेल टर्म डिपॉजिट मेन पार्ट है जो इनके डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहा है। बैंक कह रहा है कि मतलब ऑफ कोर्स अभी तो कासा बुक को ग्रो करने में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे लिए, लेकिन हमारी कोशिश एफर्ट ओवरऑल यही है कि कासा बुक हमारा ग्रो हो। मार्जिन के नंबर इनके थोड़े से कम हुए हैं इस क्वार्टर में। तो बैंक का कहना है कि हमारे पास सरप्लस लिक्विडिटी है 3,000 करोड़ की, तो क्योंकि इतनी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है एंड उसके साथ में थोड़े बहुत एनपीए हो गए हैं इस क्वार्टर के अंदर, इन दोनों चीजों ने मार्जिन को इम्पैक्ट किया है। मीडियम टर्म में बैंक का गाइडेंस है कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 9% से ज्यादा रहेगा। तो ये भी अच्छा गाइडेंस दिया है, क्योंकि अगर आप इनके पीयर्स को देखोगे जैसे वो जीवन है, एक्विटास है, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8% के बीच में है। तो उत्कर्ष वैसे 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 धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर्ड लोन की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने 9% से ज्यादा का दिया है। और यील्ड भी बढ़ाया है इन्होंने, जो इनके सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यील्ड इन्होंने और इंप्रूव किए हैं, इसीलिए चांस है कि मार्जिन इनके करंट लेवल के आसपास मेंटेन करेंगे। देन बैंक कह रहा है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी हमारा इंप्रूव होगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आगे चल के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह ये सारे नंबर अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड नंबर है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 28% का था, तो यही मेन रीजन है कि एनपीए बढ़ने के बाद भी इनका रिजल्ट इतना ज्यादा खराब नहीं लगता, क्योंकि बैंक ने प्रोविजनिंग ऑलरेडी करी हुई है, फ्लोटिंग प्रोविजनिंग भी करी हुई है, एंड उसके बाद भी जो पैट ग्रोथ है बैंक का वो 28% है। तो अगर ये प्रोविजनिंग वगैरह थोड़ा नहीं करते, मतलब एसेट क्वालिटी थोड़ा सा ठीक रहता, तो इनको काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस था Q1 के अंदर। मतलब ये पैट ग्रोथ जो है ये बहुत इजीली इनका 35-40% का हो सकता था। स्टिल इन्होंने 28% का एक हेल्दी पैट ग्रोथ डिलीवर किया है Q1 के अंदर। आरओए और आरओई का नंबर बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है उत्कर्ष का 2.3% का आरओए का नंबर है, एंड आरओई इस बैंक का 18% से भी ज्यादा है। पूरे साल का भी इनका गाइडेंस यही है कि हमारा आरओए 2% से ज्यादा रहेगा एंड आरओई का नंबर 18% से ज्यादा रहेगा। आप लेंडिंग बिजनेस में किसी भी कंपनी को देखोगे, अगर उसका आरओए और आरओई का नंबर 2% से ज्यादा और 18% से मतलब 15% से ज्यादा है, तो यूजुअली उसको मार्केट जो है वो अच्छा वैल्यूएशन देता है। एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक है हमारे पास, मतलब इतने सालों तक क्यों उस बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन मिला, या बजाज फाइनेंस को अगर आप देखो क्यों उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, बिकॉज उनका आरओई आरओए का नंबर जो है, मीडियन आरओई की अगर हम बात करें तो वो 15-17% से ऊपर ही रहता है। इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अगर आप सीए ग्रामीण को देखोगे तो पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक किसको मिल रहा है, सीए ग्रामीण को। क्यों? बिकॉज उस कंपनी का आरओई आरओए का नंबर हमेशा बहुत हेल्दी लेवल पे रहता है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, चाहे साइकिल खराब भी कर रहा हो फिर भी वो बाकियों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो आरओए आरओई बहुत मैटर करता है, एंड अगर इस बैंक का आरओए और आरओई का नंबर करंट लेवल के आसपास रहता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, तो डेफिनेटली एक अच्छा री रेटिंग का चांस बनता है स्टॉक का भी, कंसीडरिंग एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है आने वाले क्वार्टर्स में। देन बैंक का कहना है कि ग्रोथ गाइडेंस जो है वो हमने मेंटेन रखी है पूरे साल के लिए। क्या गाइडेंस है कि 30% का लोन बुक का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ है वो ऑफकोर्स लोन बुक के ग्रोथ से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज हमको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अपना इंप्रूव करना है। देन क्रेडिट कॉस्ट बैंक ने वही मेंटेन किया है 2% के आसपास। कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस भी काफी अच्छा दिया है बैंक ने, 54 से 57% की रेंज दी है इन्होंने कॉस्ट टू इनकम में। एंड आरओए और आरओई का नंबर वही 2% से ज्यादा एंड 18% से ज्यादा। तो गाइडेंस बहुत सॉलिड दिया है इस मैनेजमेंट ने। तो यही डिफरेंस होता है कि एनपीए बढ़ना एक पार्ट होता है, लेकिन उस एनपीए बढ़ने के बाद आपके बाकी के पैरामीटर्स पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंस है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, ये शो करता है कि एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट हम कितना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। अरमान का केस क्या था, मैनेजमेंट को क्लैरिटी ही नहीं थी, उन्होंने गाइडेंस और घटा दिया अपना 35-40 से कम करके 25 से 30% कर दिया। अब आप लॉजिकली सोचो, मेरे पास एक ऑप्शन है कि अरमान जैसा एनबीएफसी जो मतलब पूरा 100% उसका बुक अगर हम देखें तो अनसिक्योर्ड है, सो एक ऐसी एनबीएफसी है जो क्रेडिट कॉस्ट जिसका लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने कम कर दिया 25 से 30% का आसपास का, एंड आरओई का नंबर भी उसका लगातार गिरता जा रहा है, प्रॉफिट का नंबर भी लगातार गिरता जा रहा है। प्लस मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे चीजें कब इंप्रूव होंगी आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन है उत्कर्ष बैंक, जो कि एक बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कैटेगरी में देखें तो काफी अच्छा कर रहा है। उसका ऑलमोस्ट 35% जो बुक है वो सिक्योर्ड बुक है, आरओई का नंबर अभी भी अच्छा है, आगे भी इसको मेंटेन करने का गाइडेंस है। ग्रोथ का गाइडेंस 30% का है,
तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लॉजिकली देखूं तो मेरे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो मुझे ये कॉन कॉल से पता चलता है, बिकॉज मैनेजमेंट में यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ नंबर्स नहीं देखना है, पर उसके उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, और आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है उस बिजनेस का, उसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। देन बैंक का कहना है कि मतलब जो रिवर्सल का ट्रेंड है वो इन्होंने Q1 में अभी तक नहीं देखा है, मतलब जो सॉरी जुलाई के मंथ में अभी तक नहीं देखा है Q1 में जो कलेक्शन मिस हुए थे इनके कस्टमर से। लेकिन बैंक कह रहा है कि हमने एफर्ट्स बहुत लगाने शुरू कर दिए हैं। जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनको भी हमने ग्राउंड लेवल पे लगा दिया है, प्लस जो हमारी सपोर्ट टीम है वो भी मॉनिटर कर रही है डेली बेसिस पे। तो एफर्ट हमारा रेडी है एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा जो ये कलेक्शन का नंबर है ये काफी अच्छे से इंप्रूव होगा। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इस बैंक के लिए 45 से 50% जो इनके SMA 1 और SMA 2 होते हैं, क्या होते हैं SMA 1 और SMA 2? नंबर ऑफ कस्टमर जिनका एक EMI मिस हुआ, नंबर ऑफ कस्टमर जिनके 2 EMI मिस हुए हैं। तो इस बैंक के लिए हिस्टोरिकली डेटा क्या है कि इनके जितने भी SMA 1 एंड SMA 2 कस्टमर होते हैं उसमें से 45 से 50% अगले क्वार्टर में जाके NPA में कन्वर्ट होते हैं। तो बैंक कह रहा है कि इस बार हमारी कोशिश ये है कि इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा कंटेन किया जाए, बिकॉज एफर्ट्स हमारे ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इसको हम कर लेंगे। अब उत्कर्ष पे इस उत्कर्ष की मैनेजमेंट पे या बैंक पे क्यों थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है करंट लेवल पे? बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि उत्कर्ष बैंक में दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला है क्रेडिट कॉस्ट ग्रॉस NPA का, दूसरा है डिपॉजिट बुक का। डिपॉजिट बुक ऑफ कोर्स इनका ग्रो होना स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में भी बैंक का NPA एकदम से बहुत बढ़ गया था। वहां पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हमने जैसे अभी ये कर रहे हैं कि ग्राउंड पे हम अपने सीनियर स्टाफ को लेकर के जा रहे हैं, सपोर्ट टीम को लगा दिया है, वहां पे डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ब्रांच टू ब्रांच लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है। तो उन्होंने थर्ड क्वार्टर में ये गाइडेंस दिया था कि हम कॉन्फिडेंट है कि फोर्थ क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप इनका फोर्थ क्वार्टर का ग्रॉस NPA देखो तो मतलब पूरी स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करके दिखाया था उत्कर्ष बैंक ने। तो वहां से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैनेजमेंट ने पहले भी इस चीज ऐसे सिचुएशन को फेस किया है एंड वहां से काफी सॉलिड रिकवरी करी है। बिकॉज इसी के साथ में ESAF का केस है जिसका भी ग्रॉस NPA बढ़ा, उनकी मैनेजमेंट ने भी बोला कि हम होपफुल हैं कि आने वाले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उस बैंक की पोजीशन और ज्यादा खराब होती गई। तो ये चीज मॉनिटर करके हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि क्योंकि इन्होंने पास्ट में इसको अच्छे से मैनेज किया है, रिकवरी करी है, सो एक चांस है कि आगे भी अच्छा कर सकते हैं। उसका गारंटी नहीं है, वो तो हमको ट्रैक तो करना ही है, लेकिन एक थोड़ा सा अगर मैं बाकी बैंक्स के से साथ में कंपेयर करूं तो एटलीस्ट यहां पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा फील होता है, बिकॉज पास्ट में इनका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहा है। देन बैंक कह रहा है कि 30% का ग्रोथ जो हम टारगेट कर रहे हैं वो कहां से आएगा? उसमें 20% का ग्रोथ तो हमारा माइक्रो फाइनेंस बुक से आ जाएगा। अब माइक्रो फाइनेंस में ऑफकोर्स आप बोलोगे कि माइक्रो फाइनेंस की जो बॉडी है उन्होंने वो रेगुलेशन वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन बैंक कह रहा है स्टिल हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि 20% का ग्रोथ हम इस बुक के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं भी करते हैं तो भी हमारे पास 3 मिलियन कस्टमर का बेस है, तो हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो इन कस्टमर्स को जो फर्स्ट साइकिल होता है माइक्रो फाइनेंस लोन का, जब वो कंप्लीट होगा तो अगला साइकिल लोन देंगे। मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही अगर हम दोबारा लोन देते हैं तो वहीं से काफी अच्छी खासी ग्रोथ आ जाएगी। देन उसके साथ में इनके पास इंडिविजुअल लोन पोर्टफोलियो है, जो वैसे तो अनसिक्योर्ड लोन ही होता है लेकिन वो ग्रुप लोन नहीं होता है, इंडिविजुअल लोन जिसको बोलते हैं वो वाला पोर्टफोलियो भी है इनका माइक्रो फाइनेंस के अंदर ही। तो बैंक बोल रहा है वहां से भी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। तो उनका कहना है 15% के आसपास हमारा कोर जो ग्रुप लोन है माइक्रो फाइनेंस का वहां से आ जाएगा, एंड जो बाकी का 5% है वो जो इंडिविजुअल लोन है वहां से ग्रोथ आ जाएगा। तो 20% ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है अपने माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में। देन जो इनके बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक है जिसमें इनका हाउसिंग लोन आता है, MSME लोन आता है, उसमें बैंक कह रहा है कि 50% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज बेस बहुत छोटा है। इसी के साथ में एक बिजनेस बैंकिंग वाला भी पोर्टफोलियो है इनका जिसमें ये छोटे छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देते हैं, उसमें भी बैंक 50% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट कह रहा है कि ये 3-4 एरियाज हैं जहां से हमारा 30% का ग्रोथ आने वाला है इस साल। देन बैंक का कहना है कि यूपी बिहार में ऑफकोर्स कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी से सुनने में आया है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन उत्कर्ष की मैनेजमेंट बोल रही है कि यूपी बिहार में हम बहुत डीपर लेवल पे पेनेट्रेट हैं एंड कुछ ऐसे पॉकेट्स जरूर हैं जहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर लेवल पे हर एक जगह पे ये चीज स्प्रेड हो चुकी है आज के टाइम पे।
देन एरियाज वाइज जैसे इन्होंने भी बताया था कि झारखंड उड़ीसा के कुछ एरिया में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। तो बैंक कह रहा है कि एक्चुअली ये इशू हुआ क्या है, मतलब अगेन ये ब्रॉडर लेवल पे नहीं है। तो उन्होंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। बैंक कह रहा है कि जब हीट वेव आया था तो झारखंड और उड़ीसा के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने माइग्रेट कर दिया बाकी सिटीज में। तो क्योंकि उन्होंने माइग्रेट किया, प्लस वहां पे इलेक्शन का टाइम था, तो ये दो बड़े फैक्टर थे जब हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक सिचुएशन थी जहां पे स्ट्रेस थोड़ा सा इवॉल्व हुआ था और कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी बिगड़ी थी। लेकिन जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हुआ तो ये जो कस्टमर्स थे जिन्होंने माइग्रेट किया था, ये वापस से अपने होम टाउन आ गए और इन्होंने पे करना वापस से स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो हो गया आपका झारखंड उड़ीसा का केस। बिहार में बैंक का कहना है कि नॉर्थ बिहार जो है, नॉर्दर्न बिहार जो है, वहां पे थोड़ा सा फ्लड आया था एंड फ्लड की वजह से अगेन सिचुएशन थोड़ी सी अनस्टेबल हुई थी। लेकिन अब फ्लड बिल्कुल जा चुका है एंड वहां से भी रिकवरी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। यूपी के अंदर एक्चुअली ये कह रहे हैं कि दो तीन ऐसे एरियाज हैं जैसे गोरखपुर, देवरिया, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि कुछ आंदोलन चल रहा है, कर्ज मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जो पहले भी था अभी भी चल रहा है। एंड उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो रही हैं वहां के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जैसे महाराजगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर है, देवरिया है। तो इन तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कर्ज मुक्ति आंदोलन। तो बैंक कह रहा है कि हम जो माइक्रो फाइनेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी ग्राउंड लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं कि इन चीजों को कम किया जाए। एंड इनका कहना है कि ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट में है, स्प्रेड नहीं हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी के अंदर ये चीज चल रही है और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस वाला सिनेरियो है, वैसा नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर तीन चार एरियाज हैं जहां पे ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का बोलना है कि इसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है कि रिकवरी हमारी आ जाएगी सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर से। तो बेसिकली बैंक क्या बोल रहा है कि हमने एफर्ट डालने अभी स्टार्ट कर दिए हैं ग्राउंड लेवल पे। तो सेकंड क्वार्टर में आप देखोगे कि एनपीए हमारा और बढ़ेगा नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आप एकदम से देखो कि सेकंड क्वार्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो रिजल्ट जो है आपको नंबर्स वाइज वो आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कलेक्ट करने में और उनसे ये पूरा डेलिक्वेंसी रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बैंक कह रहा है बेसिकली जिसमें आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पूरे साल का भी जो उन्होंने गाइडेंस दिया है ग्रॉस एनपीए का, वो 2.2% 3% के आसपास का दिया है। यानी कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 40 टू 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट आना चाहिए इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। तो ग्रॉस एनपीए इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है, आरओए आरओई का नंबर हाई लेवल पे मेंटेन करने का गाइडेंस है। तो ओवरऑल अगर हम मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री सुनते हैं तो बहुत सॉलिड कमेंट्री दी है इन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन बैंक का कहना है कि जो नॉन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है उसमें भी जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग वगैरह थोड़ी सी बंद थी ड्यू टू इलेक्शन, तो उसकी वजह से भी जो कुछ एसेट्स का इनको पोजेशन करना था वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब वो चीजें भी नॉर्मलाइज हो गई है, तो लगातार वहां से भी रिकवरी आ रही है। प्लस बैंक कह रहा है कि जो हमने राइट ऑफ भी कर दिए हैं, जो पुराने माइक्रो फाइनेंस लोन थे जिनको राइट ऑफ कर दिया है, हम उन कस्टमर को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो वहां से भी एक्सपेक्टेड है कि सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हमको अच्छा खासा चंक देखना पड़ेगा, रिकवरी का अच्छा खासा अमाउंट आएगा। तो उससे भी हमारा ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट का नंबर घटेगा। देन लास्टली बैंक कह रहा है कि इनका गाइडेंस अगेन वही नेट एनपीए को लेकर के जीरो जीरो करने का टारगेट है। नेट एनपीए बैंक का 0.3% के आसपास है। तो बैंक कह रहा है कि प्रोविजन हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, फ्लोटिंग प्रोविजन भी हम लगातार बढ़ाते जाएंगे। एंड ब्रॉडर लेवल पे टारगेट यही है कि ग्रॉस एनपीए को भी और कम किया जाए एंड नेट एनपीए को भी करंट लेवल से और ज्यादा कम किया जाए। सो ये ओवरऑल पूरा कॉनकॉल था उत्कर्ष बैंक का। मतलब रिजल्ट अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था ग्रॉस एनपीए को लेकर के, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। इनकी मैनेजमेंट और आईडीएफसी फर्स्ट की मैनेजमेंट की गाइडेंस अगर हम सुने तो एक चीज सिमिलर है और एक चीज डिफरेंस है। सिमिलर क्या है कि दोनों की मैनेजमेंट अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये दोनों की मैनेजमेंट ने बोला। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट की मैनेजमेंट ने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर में उनका प्रॉफिट का ग्रोथ ज्यादा नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा उनका प्रॉफिट का ग्रोथ, क्योंकि सेकंड क्वार्टर के बाद से थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में उनका पैट ग्रो होना शुरू होगा। सेकंड क्वार्टर में भी उनका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होगा। उत्कर्ष की मैनेजमेंट ने क्या बोला कि आरओए आरओई का नंबर हमारा 2% से ऊपर एंड 18% से ऊपर ही रहेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि आपका पैट ग्रोथ कंटिन्यू चलता रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो बहुत सिंपल है मेरे लिए चूज करना कि अगर मुझे कंफर्ट फील करना हो किस बैंक को लेकर के होगा, किसकी मैनेजमेंट को लेकर के होगा, सो ऑफ कोर्स उत्कर्ष वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें। पूरे स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो एक तो सूर्योदय बैंक थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि वो 35-40% के पेस का गाइडेंस दे रहा है, एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा है। आरओई का गाइडेंस उसका भी 15% के आसपास है एंड उसका ग्रॉस एनपीए ऑलरेडी इंप्रूव हुआ है Q1 के अंदर, उसका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम अभी आया नहीं है। तो सूर्योदय बैंक एंड उसके साथ में उत्कर्ष बैंक, ये दो बैंक सबसे अच्छे लगते हैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर करंट लेवल्स पे। उत्कर्ष का गाइडेंस अच्छा है, ऑफकोर्स ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है तो जैसे इनके रिटर्न रेशियोज हैं आरओए और आरओई का, और ग्रोथ जितनी सॉलिड ये बैंक रिपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक चांस बनता है इसका भी कि री रेटिंग इसकी भी होनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।